नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। पहला एडिटोरियल जो आज हमने लिया है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आया है, माई राइट टू ब्रीथ। अशोक गुलाटी साहब ने इसको लिखा है। ये इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर हैं एक एनवायरमेंटल संस्थान में, एक शोध संस्थान में। अशोक गुलाटी साहब वैसे भी एनवायरमेंट, खास तौर पे किसानी से जुड़े एनवायरमेंट के मुद्दों पर लिखते रहे हैं। फार्म बिल्स के रिगार्डिंग लिखते रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। आज का जो एडिटोरियल है ये जेएस पेपर 3 के इकोनॉमी वाले खंड को भी छूता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा है, बट मेन इसका फोकस जो है वो पर्यावरण पर है, एनवायरमेंट पे है। तो इन दोनों लिहाज से हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। ब्रॉड पिक्चर जान लेते हैं, फिर डिटेल में जानेंगे। ब्रॉड पिक्चर क्या है? पहले थोड़ा सा करुणा क्रंदन है कि दिल्ली में इस समय हालत बहुत खराब है। गुलाटी साहब को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बट इसको वो वाइडर फलक पर फिर सोचते हैं कि जो उनकी जो तकलीफ है वो कैसे एक पूरे राष्ट्र, एक पूरे समाज की तकलीफ है, और उसको पहले रखते हैं ये ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में कि दुनिया भर की अगर हम राजधानियों की बात करें तो उनके बरक्स दिल्ली कहाँ पर खड़ी होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि समस्या के समाधान से पहले, बहुत मौजू बात कहते हैं कि समस्या के समाधान से पहले समस्या को पहचानना भी जरूरी है। तो समस्या को पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं प्रदूषण के। फिर वो कुछ ऐसे इनोवेटिव, नवाचार से भरपूर मेजर्स सुझा रहे हैं जो अगर आप समझ पाते हैं, जान पाते हैं, अपने उत्तर में, अपने सोच में इसको ला पाते हैं, तो ये आपके आंसर राइटिंग के, आपके विचार को भी मजबूती देगा। उसके अलावा ये बात करते हैं फिर वापस आके दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। तो एक तो पूरे भारत के प्रदूषण के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, और फिर स्पेसिफिक दिल्ली के प्रदूषण के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कई बातें बोली हैं, तो उनकी भी बात करते हैं, और उनके लिए भी वो कुछ समाधानों की बात करते हैं, और उसी के साथ ही एडिटोरियल समाप्त करते हैं। अब हम जानते हैं बिंदुवार कि क्या क्या बातें कर रहे हैं। वो पर्सनली क्या कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो ये कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि उनके जीवन का भी 3 साल औसतन कम हो चुका है, अगर वो वैश्विक रिपोर्ट्स को ख्याल रखें कि इतनी पॉल्यूटेड हवा में सांस लेने का क्या असर लोगों पर हो रहा है। लेकिन इसके बाद वो इसको एक विस्तृत फलक पर देखते हैं, और वो कहते हैं कि अगर हम इसको देखें कि जितनी पॉल्यूशन की खबरें आ रही हैं, तो इसका क्या असर पड़ रहा है भारत की इमेज पर भी, हम क्या चित्र दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि G20 देशों की बात करें, दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं वो G20 समूह कहलाती हैं। G20 कंट्रीज की भी बात करें तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर नवंबर 15 का वो उदाहरण ले रहे हैं, 312 पे था। उसके बरक्स चीन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 91 पे था। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई पैरामीटर्स, कई गैसेस के कंपोजिशन को देखने के बाद ये बताता है कि आपकी हवा कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है। जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा पॉल्यूशन। तो चाइना का 91 पे था। बुएनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी 26 पे था। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वहां का AQI बहुत साफ हवा 20 पे था। साओ पाउलो 18 पे था, और ओटावा कनाडा का 25 पे था। तो वहां उन सब देशों की हवा अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो बहुत ज्यादा साफ है। भारत की हवा, विशेषकर दिल्ली की हवा, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इस मामले में तो भारत एक आउटलायर है ही, यानी कि बहुत ज्यादा प्रदूषित है दूसरे देशों के बरक्स। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट की भी वो बात करते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन छापता है इसको? IQ एयर, एक स्विस संस्था है, वो इसको छापती है। उसने कहा कि दुनिया में जो 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 22 भारत में है। तो इसको आधार बना के अशोक गुलाटी साहब कहते हैं कि ये हमारा जो अर्बनाइजेशन हुआ, जिस प्रकार का शहरीकरण भारत में हुआ है, उस पर भी एक कमेंट्री है कि उसमें कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का निस्तारण हमें करने की आवश्यकता होगी आने वाले कुछ ही सालों में, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत खराब हैं। AQI बहुत सारे शहरों का बहुत खराब है। तो समस्या का थोड़ा इशारा उन्होंने दे दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि समस्या को समाधान से पहले राइट डायग्नोसिस, यानी उसकी सही पहचान की वो समस्या क्यों है, बीमारी किन कारणों से है, वो पहचान बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आप बीमारी का इलाज कर सकें। पहचान माने क्या? देखिए, पहचान माने कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है भारत की, उसने जो रिपोर्ट दी है किसको? UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जो कब से शुरू हुआ है? 1992 अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो में एक दुनिया भर के देशों का सम्मेलन हुआ था। तब से एक UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन एस्टैब्लिश हुआ है जो इन चीजों का ध्यान रखता है, वैश्विक साझेदारी की बात करता है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। उसको जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण क्या है?
पहला कारण है ग्रीन हाउस एमिशंस में पहला सबसे बड़ा कारण है जो थर्मल पावर जनरेशन हो रहा है, बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन, बट क्योंकि भारत में अभी भी लगभग आधा प्रोडक्शन थर्मल पावर है। थर्मल पावर यानी मुख्यतः कोल आधारित बिजली उत्पादन हो रहा है, 44% है। तो 44% कंट्रीब्यूशन हो गया थर्मल पावर या बेसिकली एनर्जी जनरेशन का। उसके बाद हमारा आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो तमाम कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उसका सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कितना, 18%। उसके बाद आती है हमारी खेती या एग्रीकल्चर, और उसके बाद है ट्रांसपोर्ट यानी दुनिया भर के कार, ट्रक वगैरह, ट्रेन वगैरह, और उसके बाद प्रोडक्शन यूज और वेस्ट बर्निंग, जो कि कूड़ा निस्तारण के तरीके हैं, कूड़ा जलाया जाना है, वो सब इसमें शामिल हैं। तो पहली बात तो आप इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं, कहीं पर ध्यान में रख सकते हैं कि भारत में जो प्रदूषण हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और या फिर 3-4 प्रमुख कारण क्या है। फिर से जान लीजिए, सबसे बड़ा कारण जो है वो है एनर्जी जनरेशन। ये ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, यहाँ गुलाटी साहब कह रहे हैं कि पहले आप जान लीजिए समस्याएं क्या हैं, तो समस्याएं आप ध्यान में रख लीजिए। एनर्जी जनरेशन सबसे बड़ी समस्या है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, खेती, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट। ये 4 सबसे बड़े कारक हैं भारत में प्रदूषण के। तो फिर अब हमने क्योंकि कारण जान लिए, अब हम एक एक करके सॉल्यूशन की चर्चा कर सकते हैं, जहां जहां कम से कम सॉल्यूशन सबसे आसानी से संभव है। तो जैसे कि कहते हैं कि जो एनर्जी जनरेशन है वहां पर बात चल रही है कि भाई कोल को धीरे धीरे फेज डाउन करना है। ग्लासगो में भी मोदी साहब बोल कर आए, या भारत ने जो अंतिम जो एग्रीमेंट बना आखिर में ग्लासगो में, जो COP26 समिट, अभी अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की समिट हुई, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वहां पर बोला गया कि फेज डाउन किया जाएगा कोयले को। तो वही गुलाटी साहब रिपीट कर रहे हैं कि हमें सोलर और विंड पावर की तरफ बढ़ना होगा, और फिर वो बात करते हैं कि भारत ने भी वादा किया है अभी ग्लासगो समिट में, COP26 समिट में, कि 2030 तक भारत की जो एनर्जी है उसका 50% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से आएगा। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर एक कैविएट है, यहाँ पर एक नुएंस है, और यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये एडिटोरियल हमें कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कह रहा है कि अभी जो सोलर जनरेशन है, अभी जो हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वो किस पर निर्भर कर रही है? कंपनीज पर, कि कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाती हैं, या तो बंजर पड़ी भूमि पर या बहुत कम उपजाऊ भूमि पर। उसके बदले में उस भूमि के जो लोग हैं, उसके जो ओनर्स हैं, उनको कुछ पैसा मिल जाता है। वो कह रहे हैं कि यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसका स्केल कितना बढ़ जाए अगर जो ऑलरेडी भारत में जो कृषि भूमि है वहां की अधिकतर किसानों को ये ऑफर किया जाए, कंपनी ऑफर कर सके कि उनके जो फील्ड है खेती के, उसमें 10 फीट की ऊंचाई पर सोलर जनरेशन यूनिट्स लगाई जा सकती हैं। और अगर ऐसा संभव हो पाए तो वो जो सोलर ट्रीज हैं, ये जो सोलर ट्रीज लगाए जाएंगे, ये अपने आप में तीसरी फसल का काम करेंगे, ये मानते हुए कि अधिकतर भारत में 2 फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं किसी भी खेत पर। तो सोलर ट्री से आने वाली इनकम एक प्रकार से तीसरी फसल का काम करेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग तकनीक है, और वो कह रहे हैं कि इसका उदाहरण दिल्ली सरकार ऐसा करके देख चुकी है कि प्रति एकड़ एक किसान 1 लाख रुपए सालाना प्रति एकड़ कमा सकता है अगर इस प्रकार की योजना की जाए। तो ये महज हवा में दिया गया विचार नहीं है, एक प्रकार से एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में देखा जा चुका है, दिल्ली सरकार की एक योजना में देखा जा चुका है। तो उसका उदाहरण देते हैं, आप ये उदाहरण याद रख सकते हैं। और फिर ये इसको जोड़ते हैं कि किस प्रकार इस सरकार का एक लक्ष्य रहा है कि 2022 तक हमें किसानों की आय को दुगना करना है। अगर इस स्कीम पे काम होता है, इस पहल पर काम होता है, तो महज 1 साल के अंदर ही अगर आप किसान की आय में 1 लाख रुपए प्रति एकड़ बढ़ा दे रहे हैं, तो महज 1 साल में किसानों की आय को आप दुगना कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा इनोवेटिव उपाय है, नवाचार से भरा उपाय है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब चलिए वापस लौटते हैं दिल्ली के प्रदूषण पर। यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जोड़ेंगे जो खबरों से अलावा जो एडिटोरियल पढ़ने का फायदा होता है वो हमें सिखाएगा। तो कहते हैं कि नवंबर 9 से 13 के बीच दिल्ली के प्रदूषण का 30% जो है वो स्टबल बर्निंग से आ रहा था। स्टबल बर्निंग यानी फसल काटने के बाद जो खेत में बची हुई स्टबल रह जाती है, पराली रह जाती है, किसानों को उसको जलाना पड़ता है क्योंकि उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत बढ़िया तकनीकें अभी तक सर्व सुलभ नहीं है, सबके पास सुलभ नहीं है। और तुरंत दूसरी फसल बोने का भी जरूरत रहती है ताकि मॉनसून की जो नमी अभी रह गई है उसका इस्तेमाल करते हुए अगली फसल बोई जा सके।
तो बड़ी छोटी विंडो होती है, यानी जल्दी से डिस्पोज ऑफ करना होता है पराली को। तो ऐसे में, और वो पराली है किसकी, मुख्य तौर पर राइस, चावल, धान का जो खेती होता है उससे आती है। तो कह रहे हैं कि 30% इस दरमियान 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच 30% पॉल्यूशन जो था वो आया हमारे स्टबल बर्निंग से। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट 22%। हालांकि इसको बड़े उसमें देखें, मतलब एक बड़े फलक में देखें, अक्टूबर से लेके और नवंबर तक अगर फलक में देखें तो स्टबल मात्र 8% ही, पराली जलाने से मात्र 8% प्रदूषण ही दिल्ली में आ रहा है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो आपको देखने में लग सकता है कि आंकड़ों के मुताबिक तो ये बड़ा कम प्रदूषण है, लेकिन ये प्रदूषण ही फिर पूरे जो पहले से तय प्रदूषण है उस पर इतना हावी हो जाता है कि एक तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलाज क्या है? इलाज वो कहते हैं कि भाई केंद्र को उन सब राज्यों को साथ लेकर बैठना पड़ेगा जो दिल्ली के नेबरहुड में, दिल्ली के पड़ोस में हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। वो सब राज्य मिल बैठकर बैठें, केंद्र के निर्देशन में बैठें। और काम किस चीज पर हो? काम हो कि किसानों के सामने ऐसे ऑप्शंस रखे जाएं कि वो उन फसलों की तरफ बढ़ें जो धान ना हो। क्यों ना हो धान? बात केवल प्रदूषण की नहीं है। धान जो है वो वाटर गजलिंग क्रॉप, पानी पर बहुत आश्रित है। जो थोड़ा भी जानते हैं किसानी के बारे में वो जानते होंगे कि अलग अलग पीरियड्स में जब धान की खेती हो रही होती है तो पानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और पूरा जो एरिया है, चाहे वो दिल्ली के आसपास का हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा का हो, वहां पानी का लेवल जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल वो बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि यहाँ पर पानी का मुख्य सोर्स जो है वो ग्राउंड वाटर हो गया है। बड़े बड़े पंप्स लगा दिए गए हैं और उन पंप से पानी जमीन के नीचे से निकाला जा रहा है। तो वो ग्राउंड वाटर क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है तो पानी के लेवल नीचे जा रहे हैं। इसके अलावा इसके लिए बिजली का भी बहुत इस्तेमाल होता है। और बिजली बनती किससे है? भारत में अधिसंख्य एटलीस्ट आधी से ज्यादा बिजली कोयले आधारित प्लांट से बन रही है। तो कई लेवल्स पर पॉल्यूशन इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाए ऐसी फसलों की तरफ बढ़ने से जो एक उनको बाजारों में उचित मूल्य भी दें, यानी वो केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आश्रित ना रह जाएं। बाजारों में उन फसलों का इतना मूल्य हो कि किसानों को उचित उनको मूल्य मिले। और दूसरा ये भी कि शुरुआत में सरकार उनको इंसेंटिवाइज करे उन फसलों की ओर बढ़ने की तरफ। और दूसरा फायदा क्या होगा कि चावल जैसी जो पैडी कल्टीवेशन या चावल की जो खेती है, राइस कल्टीवेशन जो है, वो बहुत अधिक इस एरिया में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, उदाहरण के तौर पे यूरिया, उसके भी बहुत अधिक इस्तेमाल के लिए जिम्मेवार है। उससे क्या होता है? बहुत अधिक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, जो कि सबसे अधिक, खास तौर पे मीथेन सबसे अधिक सबसे अधिक खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस में भी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हीट सोखने की क्षमता जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा होती है। तो अगर हम किसानों को इंसेंटिवाइज कर पाते हैं, ये सब राज्य मिलकर साथ बैठकर केंद्र के निर्देशन में कोई पॉलिसी बना पाते हैं, तो ये पॉल्यूशन के लिहाज से भी बेहतर होगा, किसानों की आर्थिक हालत के लिए भी बेहतर होगा। और एनवायरनमेंट जो है, जमीन के नीचे का जल हुआ, चाहे ये जो ग्रीन हाउस गैसेज इस खेती से निकल रही हैं, इस लिहाज से हुआ, इन तीनों लिहाज से ये एक्शन एक बेहतर एक्शन हो सकता है। तो ये तीन चीजों की वो बात करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक बड़ा कारण और क्या था? एक बड़ा कारण और था ट्रांसपोर्ट। तो कहते हैं कि इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमने वॉर फुटिंग पर, युद्ध स्तर पर कोरोना के आने के बाद हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई, आईसीयू की संख्या बढ़ाई, टेस्टिंग किट्स की संख्या बढ़ाई, तमाम चीजें जिस तरह से युद्ध स्तर पर बढ़ी, ये हमें बताता है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। उस तर्ज पर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, यानी कि ऑफिस के जो पार्किंग लॉट हैं, होटल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, इन सब जगहों पर फास्ट चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो लोग ले लें, पर उनके मन में डर रहता है कि रास्ते में समाप्त हो गया फ्यूल, यानी इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो क्या करेंगे। उस डर को समाप्त करने के लिए पहली चीज तो ये करना पड़ेगा। दूसरा कि अपने आप में बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है, मार्केट इसका फायदा उठाएगा, और जब मार्केट उठाएगा तो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन सरकारें क्या कर सकती हैं, कानून क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को और तेज कर सकते हैं। कैसे तेज करेंगे? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी दीजिए। जितना आप अतिरिक्त कर लगाते हैं इस समय डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर उस पर एक तो टैक्स मत लगाइए, ऊपर से उतना ही सब्सिडी दे दीजिए। तो भी एक लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी, एक इंटरेस्टिंग, एक इंसेंटिवाइजिंग पॉइंट होगा। लोग महसूस करेंगे कि
ये एक अच्छा ऑप्शन है इस पर मूव करना। इसके अलावा तीसरी बात क्या कहते हैं गुलाटी साहब इस चीज में, कि दिल्ली के बहुत बड़े हिस्से में जो रिज का एरिया है, जो दिल्ली की भौगोलिक स्थिति से परिचित होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली में अरावली की जो पहाड़ियों के बचे हुए रिमेन्स हैं, वहां पर रिज उस एरिया को कहा जाता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया के पास भी है, राष्ट्रपति भवन के पीछे भी है। उस एरिया में अभी भी जंगल है, उनको डेंस जंगलों में कन्वर्ट किया जाए और यमुना के जो फ्लड प्लेन्स हैं वहां पर भी घने जंगलों को लगाया जाए, ताकि वो पूरा एरिया एक प्रकार से कार्बन सिंक की तरह काम करे, कार्बन का शोधन, कार्बन को अवशोषित करे, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, जिसके लिए अंग्रेजी में टेक्निकल टर्म है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, यानी कार्बन को एक प्रकार से अब्सॉर्ब करने का वो एरिया काम कर पाएगा। तो इन सब चीजों को मिलाकर अगर किया जाए तो ना सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण को निजात मिलेगी, दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिलेगी, बल्कि देश के बाकी जो अर्बनाइज सेंटर हैं उनके सामने भी एक राह स्पष्ट होगी कि अगर हमें अपने यहाँ इस पॉल्यूशन से जूझना है, जो 22 शहर हैं जो दुनिया के 30 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में शामिल हैं, उनको भी स्पष्ट होगा कि अगर हमें अपने यहाँ के प्रदूषण से जूझना है तो हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है और हम कैसे वो कर सकते हैं। इतना इस एडिटोरियल में कहा गया था। अगला एडिटोरियल बहुत ब्रीफ पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, इसी के लिए एडिटोरियल लिया है। बाकी एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। विक्रम सिंह मेहता साहब लिख रहे हैं, वो एक संस्था के चेयरमैन है, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं शोध संस्थान के। वो कह रहे हैं कि COP26 जो हाल ही में ग्लासगो हुआ, वो कह रहे हैं कि वो इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना तो वो इस क्षेत्र के विद्वान हैं और ना ही बहुत कुछ कहने को रह गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह गए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसीलिए हम इस एडिटोरियल को पूरा डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो इस क्षेत्र के विद्वान नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं इसकी बात आप जानेंगे, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने स्टिल दिए हैं। तो खैर इस एडिटोरियल में वो कहते हैं कि COP26 जो ग्लासगो में हुआ, उसमें इतना तो स्पष्ट हो गया कि हम धीरे धीरे सुधार की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि, ग्रेटा थनबर्ग से पूछा गया कि ये ग्लासगो समिट क्या हुई, उन्होंने कहा ब्ला ब्ला समिट थी। ब्ला ब्ला मतलब कि बात ज्यादा हुई, काम की बातें कम हुई, यानी काम की बातें ना के बराबर हुई, ब्ला ब्ला खाली बोला गया। वो कहते हैं खाली ब्ला ब्ला भी नहीं था। फिर वो कहते हैं ब्रीफली कुछ बातों के बारे में बता देते हैं कि COP26 इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का नाम है, कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, दुनिया ने तय किया है कि वो धीरे धीरे नेट जीरो की तरफ बढ़ेगी। इसके अलावा 23 देशों ने कह दिया कि वो 2022 के बाद जो फॉसिल फ्यूल है, कोयला हुआ, तेल हुआ, इसको फिनेंस नहीं करेंगे। इसके अलावा 100 देशों ने कह दिया कि वो अपने यहाँ डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे, जंगलों को नहीं कटने देंगे, या जितने जंगल कट रहे हैं उससे ज्यादा जंगलों को वो लगाएंगे। इसके अलावा कई देशों ने कह दिया कि वो जो आखिरी में एग्रीमेंट साइन हुआ कि कोल जो है, कोयले आधारित जो प्लांट्स हैं उनको फेज डाउन किया जाएगा, धीरे धीरे उनको कम किया जाएगा। तो ये सब बात हो गई, लेकिन कहते हैं ब्ला ब्ला में थोड़ी सच्चाई तो है। किस बात पे है? क्लाइमेट फाइनेंस की जो बात थी, पूरी दुनिया ने जब 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, तो विकसित देशों ने वादा किया था कि भाई हम 2020 से $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंसिंग को देने लगेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या हुई कि भाई दुनिया के सब देशों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो आज ही से जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करने लगे, उन तकनीकों को अपने यहाँ लगा सकें। क्यों? क्योंकि वो तकनीकें महंगी हैं, सोलर पावर सेल महंगे हैं, बैटरी महंगी हैं। तो उन देशों के लिए आसान करने के लिए, क्योंकि ये पूरे विश्व की, साझा विश्व की बात हो रही है, तो विकसित देश जिन्होंने इस दुनिया में अधिकतर पोल्यूशन किया है, जो मुख्यतः इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो $100 बिलियन देंगे इसके लिए, ताकि गरीब देश भी अपनी तैयारी पूरी कर सकें। तो विक्रम सिंह मेहता साहब क्या कहते हैं कि इस मामले में ब्ला ब्ला ही साबित हुई है समिट, क्योंकि अभी भी महज कितना $346 मिलियन देने के लिए ही ये विकसित देश तैयार हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि 100 बिलियन फिर कभी बाद में देंगे, कुछ सालों का समय मांगा है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक NGO है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, वो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया होता तो पूरी दुनिया में तापमान 4.1 से 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के तुलना में, जो कि विध्वंसकारी होता दुनिया के अधिकतर देशों के लिए। लेकिन उसके बाद वो आशा की किरण जगाते हैं, कहते हैं जो पेरिस क्लाइमेट डील में भी बातें की गई हैं, अगर उनको भी फॉलो कर लिया जाता है 2030 तक, जो देशों ने अपनी बात बोली थी, कमिट किया था खुद को कि हम कुछ कदम उठाएंगे, अगर उन कदमों को भी सही तरीके से उठा लिया जाता है तो तापमान जो है वो 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतना बढ़ना उसका रोक लिया जाएगा। इतना ही बढ़ेगा तापमान, इसके मुकाबले तो बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है।
लेकिन उसके बाद ये एनजीओ की रिपोर्ट क्या कहती है? ये एनजीओ अपने राइटिंग में कहता है कि जो नेट ज़ीरो के टारगेट दुनिया के कई देशों ने बताए हैं, यूरोपियन यूनियन ने बताए हैं, अमेरिका ने बताए हैं, चीन ने बताए हैं और भारत ने भी बोला है 2070 तक, अगर इसको भी दुनिया के ये क्षेत्र फॉलो करने लगते हैं, तो फिर टेम्परेचर की बढ़ोतरी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकी जा सकेगी, जो कि काफ़ी बेहतर है, ये देखते हुए कि दस्तूर अब तक क्या रहा है। तो कोशिश ये करनी है कि इस टारगेट को मिस ना होने दिया जाए, दुनिया के सारे देश इतने ही सीरियस रहें। फिर इसके आगे जिस चीज़ के लिए हम ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, वो अंतिम चीज़ ये है कि नेट ज़ीरो कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए विक्रम सिंह मेहता एक किताब का जिक्र करते हैं। किताब का नाम जॉन डोअर साहब की किताब है। आप इस बात को नोट करके रख सकते हैं, कहीं पे काम भी आएगी, आपको खुद भी जानना चाहिए। जॉन डोअर साहब की किताब का नाम क्या है? स्पीड एंड स्केल, यानी वो तेजी की भी बात कर रहे हैं और फलक में विस्तार की भी बात कर रहे हैं। स्पीड एंड स्केल, अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सॉल्विंग आवर क्लाइमेट क्राइसिस। उसमें 6 बिंदुओं की चर्चा की गई है। इन 6 बिंदुओं के लिए ही हमने इस एडिटोरियल को पढ़ा है। इन 6 बिंदुओं को आप अपनी कागज कलम दवात लाइए, लिख लीजिए किसी जगह पर, हम अब उसकी चर्चा करेंगे और उसके साथ ही इस एडिटोरियल की प्रासंगिकता हमारे लिए समाप्त हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्या कहते हैं वो 6 बिंदु क्या है, हम जान लेते हैं। ये 6 बिंदु किस परिप्रेक्ष्य में है कि अगर हमें 2050 तक अपने नेट ज़ीरो टारगेट को वैश्विक स्तर पर प्राप्त करना है, देशों के तो अलग-अलग लेवल हैं, अगर वैश्विक स्तर पर प्राप्त करना है, तो फिर हमें जो अभी का कार्बन उत्सर्जन है, अभी का कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन एमिशन जो है, वो हो रहा है 59 गीगा टन। उन्होंने इसको बिंदुवार 6 उसमें तोड़ा है कि कैसे इस पूरे को ज़ीरो पे लाया जाए। अब हम देखते हैं क्या उन्होंने 6 बिंदु बताए हैं। 6 बिंदुओं को नोट कीजिएगा। पहला बिंदु है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। कह रहे हैं पूरे ट्रांसपोर्ट को, जो अभी फॉसिल फ्यूल पे आधारित है, अगर उसको शिफ्ट किया जाता है उसके बड़े हिस्से को बैटरी टेक्नोलॉजी पे, तो इसका समाधान क्या हुआ? बैटरी टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम दूसरे ट्यूटोरियल्स में पहले भी बात कर चुके हैं। एडवांस केमिस्ट्री, सेल के बारे में हम बात कर चुके हैं, आप उन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। तो अगर हम इसमें कमी कर लेते हैं तो 6 गीगा टन तक की कमी ट्रांसपोर्ट से ही हम कार्बन एमिशंस में, कार्बन उत्सर्जन में कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? बिजली पे आते हैं, बिजली की खपत पे आते हैं। जो ग्रिड है जिससे बिजली जगहों जगहों पर फैलती है, इसका डीकार्बनाइजेशन करना है, यानी जो अभी ये कार्बन पर आधारित है, जो कोयले आधारित पावर पर आधारित है, हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में गुलाटी साहब के एडिटोरियल में भी इसको देखा, उसको भी डीकार्बोनाइज करने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे कि एटलीस्ट 50% जो एनर्जी है वो सोलर और विंड से आए और 2021 के बाद से कोई नए कोल प्लांट ना लगाए जाएं। तो अगर थर्मल पावर रिटायर हो जाता है तो कितना बिजली में से कार्बन को बाहर किया जाएगा, कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे 21 गीगा टन। उसके बाद वो कहते हैं कि अभी जिस प्रकार से खाना उगाया जाता है, यानी एक प्रकार से वो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि आपकी नाइट्रोजन का जो अतिरेक है फर्टिलाइजर्स में, एक्स्ट्रा यूज है नाइट्रोजन का, वही बाद में आपको नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, तमाम तरह की समस्याएं दे रहा है। उसको बेहतर कीजिए, अपने थाली का जो कंपोजिशन है उसमें ऐसे खानों को लाइए जो कम से कम पॉल्यूटेंट हैं। तो फिर हम कितना, या राइस फार्मिंग, जो पैडी कल्टीवेशन, अगेन हमने गुलाटी साहब के एडिटोरियल में इस पर बात की थी, अगर हम इसको कर लेते हैं तो हम 7 गीगा टन कम कर लेंगे कार्बन उत्सर्जन को। उसके बाद वो कहते हैं कि नेचर की रक्षा करनी होगी, प्रकृति की रक्षा करनी होगी, यानी जो जंगलों को हम काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इस पे लगाम लगानी होगी, जंगलों को बढ़ाना होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, अगर हम, और इसमें वो बात करते हैं समंदर की भी, कि जिस प्रकार से समंदर में डीप सी ट्रॉलिंग हो रही है, वहाँ के जो मेरीन इकोसिस्टम है, समुद्री इकोसिस्टम है, उसको तबाह किया जा रहा है, उसको भी रोका जा सकता है। डीप सी ट्रॉलर्स को प्रतिबंधित किया जाता है। डीप सी ट्रॉलर्स क्या होते हैं? जो बहुत गहरे समंदर में भी मछलियों को पकड़ सकते हैं और वहाँ के पर्यावरण को फिर ये अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं। उन सबको बैन करके भी तकरीबन 7 गीगा टन कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है। इसके बाद वो बात करते हैं कि इंडस्ट्री में भी, खास तौर पे जो कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है? स्टील। अगर कोई विज्ञान की समझ रखता है तो वो जानता होगा कि जो लोहे से जब स्टील बनाया जाता है
कार्बन का उसमें वैसे भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये पूरी प्रक्रिया जो है, जिस तकनीक से आयरन को साफ किया जाता है या एल्युमिनियम बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है, इन सब प्रक्रियाओं में कोयला या दूसरे फॉसिल फ्यूल्स की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर उसको भी बेहतर किया जाए, क्लीन किया जाए, डीकार्बोनाइज किया जाए, फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ना के बराबर इस्तेमाल किया जाए, और वो किया जा सकता है, तो इंडस्ट्री को क्लीन अप करके भी 8 गीगाटन की बचत की जा सकती है। और आखिर में वो कहते हैं कि कार्बन को हटाकर भी, क्योंकि हमने इतने सालों में जितना कार्बन रिलीज किया है, इसके लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी क्या हुआ? ऐसे तरीके इजाद करना जिससे कि मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे तरीकों से मौजूद कार्बन को जो एनवायरनमेंट में है, उसको धरती में वापस शोषित किया जाता है, अब्सॉर्ब किया जाता है। इसको कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ज़्यादा जंगल लगाइए, या इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से कहा जा रहा है कि भारत जो धरती में कई क्रेविसेस बनी हुई हैं, आपने किसी माइन से कोयला निकाल लिया है, तेल निकाल लिया है, उनको भी इस तरह के कार्बन को वापस धरती में जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों तरीके हो गए, नेचर बेस्ड यानी आप जंगल लगाइए, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन यानी कि आप ऐसे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए कि कार्बन को वापस धरती में समेटा जा सके। तो इन सॉल्यूशन से भी, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से भी आप 10 गीगाटन कार्बन को कम कर पाएंगे। तो जो 59 गीगाटन कम करने की जरूरत है कार्बन को धरती से, उसके लिए ये 6 बिंदु गिनाए गए हैं। इस 6 बिंदुओं को आप अपनी नोटबुक में कहीं पे रख सकते हैं। इसी के साथ इस एडिटोरियल की प्रासंगिकता समाप्त होती है। ये थे आज के 2 सबसे महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स। आशा है इनके नोट्स आप अपने पास बना के रखेंगे, आपकी समझ में भी इससे विस्तार हुआ होगा। किसी भी विचार को पढ़ने से हमारी समझ में विस्तार होता है। मिलते हैं कल के एपिसोड में नए एडिटोरियल्स के साथ। नमस्कार।